हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मनोविज्ञान की इस क्लास में। रिसर्च मेथड हम पढ़ रहे थे, जिसमें से हम इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड और सर्वे मेथड पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे केस स्टडी मेथड। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए पढ़ लेते हैं। व्हाट इज केस स्टडी? केस स्टडी क्या है? केस स्टडी इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए सिंगल पर्सन, ग्रुप, इवेंट एंड कम्युनिटी। केस स्टडी का नाम सुनते ही क्या होता है? ऐसे लगता है जैसे कि किसी एक व्यक्ति का ही हमें केस स्टडी करना है, लेकिन हम इस मेथड के अंतर्गत ग्रुप में भी किसी ग्रुप का, इवेंट्स का, जैसे कि मान लीजिए वो बहुत बड़ी घटना घटी है, भोपाल त्रासदी हो गई थी, गैस की जो लीकेज हो गई थी, तो बहुत बड़ी एक घटना घट गई थी, उसके बारे में हम किसी समुदाय के, किसी आदिवासी जीवन है, आदिवासी जो समुदाय हैं उन पर भी हम केस स्टडी कर सकते हैं। तो टिपिकली डाटा हम इसमें गैदर्ड करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और इसे अलग अलग स्रोतों से, अलग अलग सोर्सेज से हम डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। इसके लिए हम अलग अलग मेथड लगा सकते हैं, जिसमें ऑब्जर्वेशन मेथड, इंटरव्यू मेथड, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम इंटरव्यूज़ ले सकते हैं रिलेटेड व्यक्तियों से, और हम क्वेश्चनर भी लगा सकते हैं, हम क्लाइंट्स को क्वेश्चनर भी करने के लिए दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेन पॉइंट। केस स्टडी ज़्यादातर जो क्लिनिकल एरिया है उसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, आमतौर पर इसे यूज़ नहीं किया जाता, और ये एक तरह से आप इसकी डीमेरिट्स भी लगा सकते हो। मनोविज्ञान में केस स्टडी अक्सर किसी व्यक्ति विशेष तक ही सीमित है, उसका अध्ययन करने के लिए सीमित है। मनोविज्ञान में ग्रुप में या समुदाय पे ज़्यादातर इसका यूज़ नहीं किया जाता है। केस स्टडी एक शोध पत्ती, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं कि केस स्टडी रिसर्च मेथड है, लेकिन इसे डाटा संग्रह और विश्लेषण की भी एक विधि माना जाता है। क्यों माना जाता है? मान लीजिए आपको एक क्लास का अध्ययन करना है। क्लास में कम से कम मान लीजिए बच्चे हैं, क्लास में बच्चे हैं, कितने हैं? कम से कम 20 बच्चे हैं। आपने हर एक बच्चे पर आपको ये क्लास पे ये देखना है कि इसी क्लास में बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं। तो इस क्लास में क्या हुआ, बच्चे पिछली क्लास से आए हैं, तो पिछली क्लास से पास होते आ रहे हैं, लेकिन इस क्लास में आकर अटक गए हैं, तो आपको उन पे ये देखना है कि फेल क्यों हो रहे हैं। तो आप क्या करते हो? किसी बच्चे पे केस स्टडी लगा देते हो, किसी बच्चे पर ऑब्जर्व करके उससे डाटा कलेक्ट कर लेते हो, किसी बच्चे का इंटरव्यू आप ले लेते हो, इसी तरह से किसी बच्चे को क्वेश्चनर करके दे सकते हो। तो ये एक विधि है डाटा कलेक्ट करने की। ठीक है, हम अलग जो विधियां हैं उनके साथ इसका यूज कर सकते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है केस स्टडी के? केस स्टडी के वैसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन मेन जो होते हैं वो क्या है कि डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट ऑफ बिहेवियर प्रॉब्लम। जो व्यक्ति की है बिहेवियर प्रॉब्लम है कि कोई भी अजीब तरह का व्यवहार क्यों कर रहा है, तो हम उसे पहचानते हैं, डायग्नोज करते हैं, फिर पहचानने के बाद उसका उपचार करते हैं। ये इसका उद्देश्य है। दूसरा क्या है, केस स्टडी जब हम किसी की कर लेते हैं, क्लाइंट की कर लेते हैं, तो हम उसे बेहतर मार्गदर्शन दे सकते हैं और परामर्श भी दे सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? गाइडेंस देना, मार्गदर्शन करना, कि हम उसे अच्छी सलाह दे सकते हैं। ठीक है, उसे परामर्श दे सकते हैं कि तुम ये काम कर सकते हो, उसकी केस स्टडी को जानने के बाद। ठीक है, ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं। नेक्स्ट देखते हैं डाटा कंडक्ट। हमें क्या क्या डाटा इकट्ठा करना होता है केस स्टडी के लिए? ठीक है, केस स्टडी के लिए हमें क्या क्या डाटा कलेक्ट करना होता है? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई ऑफ द पर्सनल डाटा। पर्सनल डाटा क्या होता है? नाम होता है, ठीक है, एज होती है, और क्या होता है, ब्लड ग्रुप होता है, और पर्सनल डाटा जो भी है वो सारा इकट्ठा करेंगे। कहाँ रहता है, क्या करता है, सब पर्सनल डाटा हम इसका इकट्ठा करेंगे। हेल्थ रिकॉर्ड जानेंगे, उसकी हेल्थ कैसी है, कोई बीमारी तो नहीं, या कोई लंबे समय तक बीमार रहा, अब ठीक हो गया है, या बीमारी अभी भी चल रही है, इस तरह से उसका हेल्थ रिकॉर्ड जानेंगे। फैमिली डाटा इकट्ठा करेंगे। फैमिली डाटा मतलब उसके घर में कौन कौन है और किस किस आयु के हैं, रिलेशन में उस क्या लगते हैं, और उसके साथ उनकी एडजस्टमेंट कैसी है। ठीक है, क्लाइंट की। हम सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जानेंगे उसका, कि उसके आर्थिक जो स्थिति है घर में कैसी है, घर चला भी पा रहे हैं या नहीं है, ऐसी स्थिति हम जानेंगे। ठीक है,
मीडियम वर्ग से परिवार से आता है या अमीर परिवार से आता है, गरीब परिवार से आता है, हम सारा इसमें जानते हैं, इकट्ठा करते हैं। लेवल ऑफ इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिविटी, हम जानते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो क्लाइंट है, सब्जेक्ट है जिसकी हम केस स्टडी कर रहे हैं, उसकी इंटेलिजेंस कितनी है और क्रिएटिविटी कितनी है, और इसके लिए हम क्वेश्चनर लगाते हैं, टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। और ये हम जब ये टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम इसके टेस्ट और क्वेश्चनर पढ़ेंगे, जानेंगे इनके बारे में, तो हम उनके लेवल का पता लगाते हैं। अलग अलग लेवल होते हैं ना सबकी बुद्धि का, कोई कम बुद्धि होती है, किसी में ज़्यादा इंटेलिजेंस होती है, किसी में कम होती है, क्रिएटिविटी में भी सब में अलग अलग पाई जाती है, तो हम इस लेवल का पता लगाते हैं। एजुकेशनल रिकॉर्ड देखते हैं, उसने पढ़ाई कहाँ तक की, पढ़ाई में कैसा रहा था, एजुकेशनल, ठीक है। और क्लास में जब क्लास में अभी पढ़ रहा है तो उसका स्टूडेंट के अपने सहपाठियों के साथ उसका बिहेवियर कैसा है, या छोड़ दी पढ़ाई, क्यों छोड़ दी, किस वजह से छोड़ दी, हम ये सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। इसके बाद एरिया ऑफ इंटरेस्ट हम जानते हैं। एरिया ऑफ इंटरेस्ट मतलब उसकी रुचि किन चीज़ों में है, ठीक है। मान लीजिए आप किसी स्टूडेंट का कर रहे हैं, रुचि तो उसकी आर्ट्स में और घर वालों ने उसको दिला दिया कॉमर्स, तो ऐसा भी एक कारण हो सकता है उसके फेल होने का। इसी तरह हम इंटरेस्ट जानने की कोशिश करते हैं क्लाइंट की। एडजस्टमेंट, वो घर में आप और स्कूल में उसकी एडजस्टमेंट कैसी है, अगर हम स्टूडेंट का कर रहे हैं, अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति का कर रहे हैं जो स्टूडेंट नहीं है, तो उसके घर में या जहाँ वो काम करता है तो उसकी एडजस्टमेंट कैसी चल रही है दूसरे लोगों के साथ, ठीक है। पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या क्या हैं, पर्सनालिटी का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम जानेंगे ट्रेट्स क्या क्या होते हैं, तो हम वहाँ पे टेस्ट लगा करके उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं वो जानते हैं, उनके बारे में डाटा इकट्ठा करते हैं। तो हमें ये सारा डाटा इकट्ठा करना होता है केस स्टडी के लिए, ठीक है। अब केस स्टडी के जो मेरिट्स हैं वो क्या क्या हैं हम जान लेते हैं। इन दिस मेथड ऑफ बिहेवियर स्टडी the scope and range of study is quite wide and comprehensive. This make the result of the investigation or study more exact, objective, reliable and valid. क्या कहने जा रही हैं ये लाइनें कहना चाह रही हैं कि बिहेवियर स्टडी का जो ये मेथड है, ये बहुत, इसका जो स्कोप है, एरिया है, जो रेंज है, वो बहुत ही वाइड है। हम क्या करते हैं, बहुत ही गहराई से इसमें अध्ययन करते हैं, जिसके कारण इसके जो रिजल्ट है इन्वेस्टिगेशन के वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, रिलायबल हो जाते हैं और वैलिड हो जाते हैं, ठीक है। और द रेपो एस्टेब्लिश एंड द क्लोजनेस रिसीव में हेल्प द इन्वेस्टिगेटर टू reach and search for the most secret and unconscious behavior of the subject. क्या कहना चाहता है कि जब हम ये केस स्टडी कर रहे होते हैं, क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं, तो उसके साथ सबसे पहले तो क्या करते हैं, जो गुड रेपो एस्टेब्लिश करते हैं, क्लोजनेस बढ़ाते हैं उसके साथ, ताकि जो वो उसके ऐसी सीक्रेट बातें हैं वो हमें बता सकें, ठीक है। इस स्टडी में ये हम करते हैं, जब हम उनके साथ गुड रेपो एस्टेब्लिश कर लेते हैं, हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि हम उनकी मदद करना चाहते हैं, और वो जो बातें हमें बताएगा हम किसी को नहीं बताएंगे, तो वो हमें अपनी बातें बताने को तैयार हो जाते हैं। ये इस केस स्टडी की मेरिट्स है, ठीक है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है केस स्टडी में, वो जो प्रॉब्लम चल रही है उसका सल्यूशन है जो और भी अच्छे से हम दे पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इट प्रोवाइड क्वाइट ए डीप, इंटेंसिव एंड ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल विद रिस्पेक्ट ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट। तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं ये लाइनें, इस इन्वेस्टिगेशन को जब हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं बिहेवियर का, तो ये इतनी गहराई से हम करते हैं, करना पड़ता है इस इन्वेस्टिगेशन को, कि हम जो क्लाइंट है उसके पास्ट और प्रेजेंट को, जो उसका वर्तमान जीवन है और जो उसका बीत चुका जीवन है, उसको गहराई से अध्ययन करते हैं, ताकि जो इन्वेस्टिगेशन हो वो अच्छी हो, ठीक है, उसके जो रिजल्ट हो रिलायबल हो, वैलिड हो। द मेथड कैन प्ले एन इफेक्टिव रोल इन द प्रॉपर identification, diagnosis and subsequent remedial work, adjustment and rehabilitation of the problem children, maladjusted or maladaptive personalities, emotionally or social disturbed individual, delinquent, criminal and antisocial persons by studying them thoroughly and individual cases. ये लाइनें
क्या कहना चाह रही है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मेथड एक इफ़ेक्टिव रोल अदा करता है। किस में रोल अदा करता है ये? उन स्टूडेंट का, सबसे पहले यहाँ तक पढ़ते हैं, जो समस्या वाले बच्चे होते हैं, जिनके साथ समस्या चल रही होती है, उन्हें दोबारा से उनकी जो हैबिट जो चल है उन्हें दोबारा से अच्छे से चेंज करने के लिए, जो उनकी प्रॉब्लम वाली हैबिट है उनकी एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है, इस प्रॉब्लम ये जो मेथड है वो बड़ा ही इफ़ेक्टिव होता है उनकी प्रॉब्लम को पहचानने में, उनको सॉल्व करने में। क्या प्रॉब्लम चल रही है? माला एडजस्टेड एंड माला अडेप्टेड पर्सनैलिटी, ऐसे व्यक्ति जो एडजस्ट नहीं कर पा रहे अपने समाज में, अपने परिवार में, उन पर ये केस स्टडी किया जाता है और ये बहुत ही इफेक्टिव साबित होता है। इमोशनली और सोशली डिस्टर्ब इंडिविजुअल, वो व्यक्ति जो इमोशनली डिस्टर्ब हैं। इमोशनली डिस्टर्ब का मतलब क्या होता है? उन्हें यही नहीं पता होता कि हमें कब कौन सा इमोशन प्रकट करना है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत दुख की बात हो, जहाँ उन्हें दुखी होना होता है तो वो क्या करने लग जाते हैं? हंसने लग जाते हैं ज़ोर ज़ोर से। और जहाँ उन्हें अपनी खुशी व्यक्त करनी होती है, खुशी का माहौल होता है, तो वो क्या रोने लग जाते हैं ज़ोर ज़ोर से। तो वो एस्टैब्लिश नहीं होते हैं, मतलब डिस्टर्ब होते हैं इमोशनल तौर पर। सोशली तौर पर भी डिस्टर्ब होने वाले व्यक्ति भी होते हैं जो एडजस्टमेंट कर ही नहीं पाते हैं अपने समाज के साथ, अपने परिवार के साथ, ठीक है। उन पर भी केस स्टडी किया जा सकता है। क्रिमिनल है, उस क्रिमिनल है, एंटी सोशल पर्सन है, जिनका भी है। एंटी सोशल पर्सन कौन से होते हैं? जो उदंड मचाते रहते हैं, जहाँ उनका कोई रोल नहीं होता वहाँ भी जाके खड़े हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, समाज में अच्छे से नहीं रहते, क्रिमिनल है। उन पर भी केस स्टडी कर सकते हैं और इन सभी पर केस स्टडी करने के बाद उन्हें उनकी जो प्रॉब्लम है, कहते हैं ना हर क्रिमिनल के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति क्रिमिनल बनता है या एंटी सोशल हो जाता है। तो उसे पहचानते हैं केस स्टडी के द्वारा, उनकी प्रॉब्लम को पहचानते हैं, फिर उनका उपचार करते हैं। तो ये केस स्टडी एक अच्छा माध्यम है उनकी प्रॉब्लम को पहचानने का और उनको दोबारा से समाज में एडजस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। तो केस स्टडी बहुत ही अच्छा मेथड है यहाँ पर। अब डीमेरिट्स पढ़ लेते हैं। डीमेरिट्स क्या क्या है केस स्टडी के? जहाँ भी अच्छाई होती है किसी चीज़ की, वहाँ बुराई भी होती है, कमियाँ भी होती है, तो हम कमियाँ भी जान लेते हैं। देयर इज़ नो प्रोविज़न ऑफ स्टडिंग द बिहेवियर इन ए प्रॉपरली कंट्रोल्ड लेबोरेटरी लाइक सिचुएशन। इसमें क्या कहना चाह रही हैं ये लाइनें? कि जो यहाँ पे होती हैं केस स्टडी में, जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी टेस्ट किया जाता है, टेस्ट लगाए जा रहे हैं या इंटरव्यू किया जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, वो उसके लिए कोई भी कंट्रोल्ड लेबोरेटरी नहीं होती है, ठीक है। हम कहीं भी जो कर रहे हैं सिचुएशन में, मान लीजिए ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो हम उसे उस सिचुएशन को लैब में लेकर नहीं आ सकते, ठीक है। खास कोई भी व्यक्ति है खास सिचुएशन में खास व्यवहार करता है, तो हम उस व्यक्ति को लैब में लेकर आएंगे, फिर वो खास सिचुएशन क्रिएट करेंगे, फिर वो बिहेवियर करेगा। ऐसे हम नहीं कर सकते हैं, हम लैब में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल बिहेवियर है वो ओरिजिनल जो सिचुएशन है उसी में बंदा करेगा, ठीक है। तो ये इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और यहाँ ये भी हम बात समझ सकते हैं कि अगर हम मान लीजिए लैब में ला करके उससे कुछ सिचुएशन क्रिएट करके उससे व्यक्ति के व्यवहार को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगले ही पल जब हम दोबारा उसको लेकर आते हैं तो वो अपने व्यवहार को चेंज भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिचुएशन कंट्रोल नहीं होती है। और जब हम बाहर किसी व्यक्ति पे ऑब्जर्व कर रहे हैं या केस स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसा होता है कि हर बार सिचुएशन अलग होती है, ठीक है, हर बार सिचुएशन अलग होती है। और जिस व्यक्ति व्यवहार जब कर रहा होता है, किसी मेन जो एक्शन हो रहा होता है वहाँ पे, उसके साथ साथ बहुत सारे और भी स्टिमुलस होते हैं वहाँ पर, ठीक है, तो हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो मेन डिमेरिट्स है वो मेन है ये वाली। द फील्ड ऑफ एप्लीकेशन of this method is quite narrow and limited. It can only used properly for the investigation of the behavior of the problem children and antisocial or deviant personality.
इसमें ये क्या कहना चाह रही है लाइनें, ये कहना चाह रही है कि जो फील्ड है इस मेथड को अप्लाई करने का वो बहुत ही नैरो है, लिमिटेड है, क्योंकि ये जो केस स्टडी मेथड है वो सिर्फ किस पे, जो समस्या वाले बच्चे होते हैं या एंटी सोशल तत्व होते हैं या ऐसी पर्सनालिटियाँ होती हैं जो कि समाज में एडजस्ट नहीं कर पा रही है, सिर्फ उन्हीं पर ही हम केस स्टडी करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। ये लिमिट है इसका एरिया। अभी द केस स्टडी वर्क इज क्वाइट ए टेक्निकल एंड प्रोफेशनल वर्क। ये केस स्टडी है, जो ये काम है ये एक टेक्निकल और प्रोफेशनल काम है और इसे करने के लिए ट्रेन टीचर और प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है। अगर ट्रेन टीचर नहीं है या कोई प्रोफेशनल नहीं है, फिर हाँ कोई भी इसको काम को केस स्टडी को करने लग जाए तो क्या होगा, वी कैन नॉट एक्सेप्टेड द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इन द रिजल्ट ऑफ द स्टडी। तो हम स्टडी में जो रिजल्ट आएंगे उन पर रिलायबल नहीं कर सकते, वो वैलिडिटी उनकी कम हो जाती है, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी उनकी कम हो जाती है, ठीक है। जब उनको केस स्टडी को कोई प्रोफेशनल व्यक्ति नहीं कर रहा है या कोई ट्रेन टीचर नहीं कर रहा है तो कमियां आ जाती हैं रिजल्ट में, रिजल्ट रिलायबल नहीं रहता है, ठीक है। देयर इज ए नीड ऑफ कलेक्टिंग so much of the information regarding a case for a number of person or sources. The work is quite extensive and comprehensive. अब ये यहाँ ये लाइनें क्या बता रही हैं, ये बता रही हैं कि इस केस स्टडी में जो होता है बहुत ज़्यादा डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, जिसके कारण ये जो बहुत सारे व्यक्तियों को बुलाना पड़ता है, बहुत सारे सोर्सेज इकट्ठा करने पड़ते हैं, कोई पर्सन आए या ना आए, इस तरह से जो ये हो जाती है एक्सटेंसिव हो जाती है, ठीक है। ये केस स्टडी जो मेथड है एक्सटेंसिव हो जाता है, कंप्रहेंसिव हो जाता है, ठीक है। ये इसकी डिमेरिट्स हम पढ़ चुके हैं। तो आपको ये केस स्टडी कैसा लगा, क्या समझ आया या नहीं आया है, ये मुझे आप कमेंट में बताएंगे। और आपको ये क्लास कैसी लगी है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम करेंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड। तब तक के लिए नमस्ते।